वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी पढ़ाई करते रहिए। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बच्चों, आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। जर्मनी का एकीकरण पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। जर्मनी फ्रांसीसी क्रांति के समय मात्र एक भौगोलिक संघ था, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी था, एक्सप्रेशन था। ये 300 अलग अलग राज्यों में विभाजित था और ये राज्य ऑस्ट्रिया के अधीन थे। ऑस्ट्रिया की जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी वो शासन कर रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में नेपोलियन ने इन सारे राज्यों को जीत करके 39 राज्यों का एक संघ बनाया, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फेडरेशन ऑफ राइन या राइन संघ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जब ये राज्य नेपोलियन के अधीन आए, एक छत्र शासन के अधीन आए, तब यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास होता है और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श यहाँ पे प्रसारित होते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? नेपोलियन ने जो संघ बनाया था, राइन संघ या कन्फेडरेशन ऑफ राइन, वो कुछ दिनों तक चला। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हो गया 1815 ईस्वी में, तो वियना सम्मेलन हुआ, ये आपको पता है। और वियना सम्मेलन में फिर से ये निर्णय लिया गया कि ये जो कन्फेडरेशन ऑफ राइन यानी जो राइन संघ के प्रांत हैं, इन्हें फिर से ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया जाए, अर्थात फिर से ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है। समझ गए बच्चों? अब इस दौरान जर्मनी में जो है कुछ राष्ट्रवादी वो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे पैन जर्मनवाद या पैन जर्मनिज्म या सर्व जर्मनवाद नामक विचार ज्यादा फैल रहा है। इसका मतलब था कि जर्मन जाति की एकता, यानी पैन जर्मनिज्म या सर्व जर्मनवाद के तहत संपूर्ण जर्मन जाति की एकता की बात की जा रही है, ठीक है। और विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक, दार्शनिक, साहित्यकार, इतिहासकार इस आदर्श को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, अगली टॉपिक है जॉल्वेरिन। जॉल्वेरिन से पहले एक और संस्था थी, उसका नाम था ब्रुसेन सेफ्ट। ब्रुसेन सेफ्ट, ठीक है, यहाँ देख लीजिए ब्रुसेन सेफ्ट। ये एक गुप्त संस्था थी जो जर्मनी में जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास कर रही थी, ठीक है। यह एक गुप्त संस्था थी जो जर्मनी के एकीकरण के लिए लोगों के बीच चेतना फैला रही थी। समझ गए? उस संस्था का क्या नाम है? ब्रुसेन सेफ्ट, ठीक है। अब आप जॉल्वेरिन देख लीजिए। जॉल्वेरिन वास्तव में एक चुंगी संघ था, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चों, जर्मनी इस वक्त अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में जो व्यापार यानी आयात निर्यात जो कर था वो अलग अलग था, तो इससे व्यापारियों को असुविधा होती थी व्यापार करने के लिए। समझ गए? व्यापारियों को असुविधा होती थी, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक रूपता नहीं थी, ठीक है। कहीं पे कर ज्यादा, कहीं पे कर कम, ठीक है। तो इस संघ के तहत जो कर था, आयात निर्यात कर था, उसमें एक रूपता प्रदान करने की कोशिश की गई और व्यापारी चाहे तो नाम मात्र का शुल्क देकर या बिना शुल्क दिए हुए व्यापार कर सकते थे। और ये संघ प्रशिया के नेतृत्व में बना था। प्रशिया बच्चों जर्मनी में जो छोटे 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 राज्य थे उन्हीं के बीच का एक राज्य है, लेकिन ये राज्य संपन्न है, शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसी के नेतृत्व में चुंगी संघ की स्थापना होती है। बच्चों, ये एक आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व ज्यादा था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक
अभी जो वातावरण है वो जर्मनी के एकीकरण का पूरा माहौल है, एकता स्थापित करने का कार्य किया। विभिन्न जो राज्य थे उनमें आपसी एकता स्थापित करने का ये काम किया। कौन? जोल्वेरिंग। समझ में आई बात? अब आगे देखिए, जैसे इटली के एकीकरण में हम लोगों ने काबूर के बारे में पढ़ा, मैजनी के बारे में पढ़ा, गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ा था, ठीक वैसे ही ओटो वॉन बिस्मार्क यानी बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, ये 1862 में प्रधानमंत्री बनते हैं प्रशिया के। ठीक है, और ठीक एक साल पहले 1861 में विलियम प्रथम वहां का सम्राट बनता है। ठीक है, जर्मनी का यानी प्रशिया का। ठीक है, प्रशिया का सम्राट बनता है। ठीक एक साल बाद 1862 में बिस्मार्क जर्मनी के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, प्रशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, इनकी एक नीति थी लौ एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, इस नीति में ये विश्वास रखते थे, कौन? बिस्मार्क, और उनका मानना था इसी नीति के तहत हम जर्मनी का एकीकरण कर पाएंगे। बच्चों, लौ एवं रक्त की नीति क्या थी? देखिए, बिस्मार्क का मानना था कि जब तक हम सामरिक शक्ति से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, ऑस्ट्रिया को हरा नहीं पाएंगे और हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया से युद्ध आवश्यक था। ठीक है, ऐसा मानना था बिस्मार्क का, युद्ध एकदम अवश्यंभावी है, युद्ध होना ही है, तभी ऑस्ट्रिया पराजित होगा और जर्मनी का एकीकरण हो पाएगा, और अगर युद्ध होगा तो त्याग और बलिदान देना होगा। ठीक है, यानी एक तरह से युद्ध और सामरिक शक्ति के बदौलत बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करना चाह रहे थे। इसलिए बच्चों, लौ एवं रक्त की नीति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और ये तीनों मिला करके जो है ये लौ एवं रक्त की नीति का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। दो महत्वपूर्ण प्रांत थे स्लेस्विग और हॉल्स्टीन। बच्चों, स्लेस्विग में आधे लोग जर्मन थे और आधे डेन थे। ठीक है, आधे लोग जर्मन थे और आधे डेन थे। हॉल्स्टीन में अधिकांश जनता जर्मन थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1863 में नोम क्रिश्चियन डेनमार्क की गद्दी पर बैठे। कौन? नोम क्रिश्चियन 1863 में डेनमार्क की गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने इन दोनों प्रांतों के ऊपर अपना दावा ठोका। समझ गए? इन दोनों प्रांतों के ऊपर, स्लेस्विग और हॉल्स्टीन के ऊपर कौन अधिकार जमाना चाह रहा था? डेनमार्क के राजा नोम क्रिश्चियन। ठीक है, इधर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से एक समझौता कर लिया। ठीक है, प्रशा का नेतृत्व कौन कर रहा है? बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता कर लिया। ठीक है, और इस समझौते के तहत ये बोला गया कि अब दबाव बनाया जाए कि नोम क्रिश्चियन अपना इन दोनों प्रांतों से, स्लेस्विग और हॉल्स्टीन के ऊपर से अपना दावा वापस लें। ठीक है, लेकिन नॉन क्रिश्चियन ने इससे इनकार कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ बच्चों कि प्रशा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और डेनमार्क पराजित हो गया। तो डेनमार्क के पराजित होने के बाद देखिए बच्चों, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना बनाम किसके युद्ध हुआ? डेनमार्क पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? डेनमार्क पराजित हो गया। और 1864 ईस्वी में गैस्टाइन का पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिसके तहत स्लेस्विग प्रशिया को दे दिया जाता है, स्लेस्विग प्रशिया को मिल जाता है और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे साथ दिया था प्रशिया का। ठीक है, तो इसलिए अब ऑस्ट्रिया को भी कुछ मिलना चाहिए, तो उसको हॉल्स्टीन का एक प्रांत समझौते के तहत दिया गया। ठीक है, तो प्रथम चरण में बच्चों
जो प्रसा था यानी बिस्मार्क जिसका नेतृत्व कर रहा था उसे क्या हासिल हुआ, उसे स्लेस्विग नामक प्रांत हासिल हुआ, लेकिन हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया के पास ही रह गया। ठीक है बच्चों, द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में अब आपको पता है कि हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया के पास है, तो अब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की पूरी संभावना बिस्मार्क ने बना रखी थी। ठीक है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण होगा और हॉल्स्टीन भी जर्मन संघ में शामिल होगा, ये तो तय था। बिना हॉल्स्टीन के तो जर्मनी का एकीकरण इनकम्प्लीट होता। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क ने एकाकी कर दिया, कूटनीतिक चालों के माध्यम से ऑस्ट्रिया को आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, और बिस्मार्क ने रसिया, फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती कायम रखी और इटली को भी बल्कि उसने तटस्थ किया। तो बिस्मार्क ने क्रीमिया युद्ध के समय प्रसा की तटस्थता और 1863 में पोल विद्रोह में रूसी सरकार की सहायता कर उसने जार अलेक्जेंडर द्वितीय को अपना मित्र बना लिया था। तो रूस के राजा को क्या कहते थे, जार कहते थे। तो यहाँ पे जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे। तो इनको बिस्मार्क ने अपनी सहायता, पोल विद्रोह के समय सहायता प्रदान करके, क्रीमिया के युद्ध के समय न्यूट्रल रह करके अलेक्जेंडर द्वितीय को अपना मित्र बना लिया। ठीक है, फ्रांस का शासक इस वक्त नेपोलियन तृतीय हैं। इनके साथ भी एक समझौता हुआ और कहा गया कि आपको कुछ हम प्रादेशिक लाभ देंगे, कुछ हम प्रादेशिक लाभ देंगे, आप प्रसिया और ऑस्ट्रिया के युद्ध के समय न्यूट्रल रहिएगा। ठीक है, यानी नेपोलियन तृतीय को न्यूट्रल रहने के लिए बिस्मार्क ने मना लिया। ठीक है, अब इटली के साथ बिस्मार्क ने एक संधि की। इस संधि के तहत क्या किया, देखिए इटली का भी एकीकरण इसी समय चल रहा है और इटली के एकीकरण के लिए वेनेसिया नामक प्रांत जरूरी है। तो बिस्मार्क ने इटली को कहा कि जब प्रसिया ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करेगा उसी वक्त इटली किसके ऊपर आक्रमण कर देगा, वेनेसिया के ऊपर। किसके ऊपर, वेनेसिया के ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? ध्यान से सुनिएगा कि जब प्रसा ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करेगा तब इटली किसके ऊपर आक्रमण कर देगा, वेनेसिया के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि ऑस्ट्रिया का ध्यान दो तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, संभावनाएं बन गई। हॉल्स्टीन में ऑस्ट्रिया के शासन के विरुद्ध प्रसा में तीव्र आलोचना हुई। आपको पता है ना कि हॉल्स्टीन में ऑस्ट्रिया का शासन था। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। बढ़ते तनाव के बीच क्या हुआ, हॉल्स्टीन में अपनी सेना प्रसा भेज दिया। तो इससे ऑस्ट्रिया भी गुस्से में आ गया। उसने दक्षिणी जर्मन के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रसा की प्रशिक्षित मजबूत सेना के सामने ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। ठीक है, प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है और 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में प्राग की संधि होती है। इस संधि के तहत जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म हो जाता है और जर्मन संघ भंग करके राइन नदी के सभी जर्मन राज्यों का प्रसिया के नेतृत्व में उत्तर जर्मन संघ बना दिया जाता है। ठीक है, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे जर्मनी के, उनका एकीकरण इस चरण में कंप्लीट हो जाता है। पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ एम्स टेलीग्राम। एम्स टेलीग्राम क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इसी से संबंधित अंतिम चरण है। ठीक है, देखिए बच्चों, जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ प्रसिया का युद्ध आवश्यक था, यानी फ्रांस और प्रसिया के बीच में युद्ध होना जरूरी था, तभी जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होता। क्यों? क्योंकि अभी दक्षिणी राज्यों का विलय बाकी था। ठीक है, बिस्मार्क भी युद्ध की अवसर की तलाश में था। इसी बीच क्या हो गया कि स्पेन के सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर एक झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बात अभी आगे अगली स्लाइड में आएगी
कि जो अंतिम चरण है फ्रांस और प्रसिया के बीच में जो युद्ध होता है वह स्पेन के सिंहासन के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार के प्रश्न पर होता है। ठीक है, हुआ क्या बच्चों, 1868 ईस्वी में स्पेन में जन विद्रोह हो गया। तो वहां की रानी इसाबेला गद्दी से हट गई। कहाँ विद्रोह हुआ, जन विद्रोह हुआ? स्पेन में हुआ। कहाँ पर? स्पेन में। और वहां की रानी जो है इसाबेला थी वो गद्दी से हट गई। स्पेन वासी जो है वो चाहते थे कि प्रसिया के होहेनजोलन वंश के प्रिंस लियोपोल्ड सत्ता संभालें, स्पेन की गद्दी पर बैठें। समझ में आई बात? स्पेन के लोग क्या चाहते थे? स्पेन के लोग चाहते थे कि प्रसिया के जो होहेनजोलन वंश के प्रिंस हैं लियोपोल्ड, वो स्पेन की गद्दी पर बैठें। इससे क्या हो गया, फ्रांस में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, फ्रांस में विरोध शुरू हो गया। ठीक है, अब फ्रांस में जब विरोध शुरू हो गया तब हुआ क्या कि प्रिंस लियोपोल्ड जो थे इस मांग को ठुकरा दिए, फिर वो स्पेन की गद्दी पर बैठने का जो विचार था उसको त्याग दिए। ठीक है, फ्रांस इससे भी खुश नहीं हुआ। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय जो है वो प्रसिया के राजा विलियम प्रथम से वादा चाहता था कि होहेनजोलन वंश कभी स्पेन के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। आई बात समझ में? ऐसा वचन फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय चाहते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि प्रसिया का राजा विलियम प्रथम एम्स नामक, ध्यान सुनिएगा, एम्स नामक स्थान पर विश्राम कर रहा था। यहीं पर फ्रांसीसी दूत काउंट वेनेदित इनसे मुलाकात करने के लिए आया। ठीक है, दोनों के बीच में मुलाकात होती है, लेकिन प्रसिया के राजा ने इस प्रकार के वादा करने से इनकार कर दिया कि होहेनजोलन वंश का व्यक्ति कभी स्पेन के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। इस वादे से प्रसिया के राजा ने इनकार कर दिया और सारी बात जो राजा विलियम प्रथम थे इन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से बिस्मार्क को सूचित किया। यही घटना इतिहास में एम्स टेलीग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुई। किस टेलीग्राम से? एम्स टेलीग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब हुआ क्या कि कूटनीतिक कुशल बिस्मार्क ने जो असली टेलीग्राम के कुछ शब्द थे उनको हटा करके उसे दूसरे तरीके से सजा करके अगले दिन समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया। और इससे क्या हुआ, इससे लगा कि प्रसिया के राजा ने दूत का अपमान किया है। फ्रांस में विरोध शुरू हो गया, फ्रांसीसी जनता विक्षुब्ध हो गई और इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए प्रसिया पर आक्रमण करने की मांग करने लगी। तो अंतिम चरण में जो बैकग्राउंड थी, पृष्ठभूमि, वो यहीं पर तैयार हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फ्रांस प्रसिया युद्ध जब उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है तो हुआ क्या, बिस्मार्क ने फ्रांस से युद्ध करने के लिए फ्रांस को एकाकी कर दिया, उसे आइसोलेट करने का प्रयास किया। ठीक है, ये तो आप जानते हैं फ्रांस की बिस्मार्क की एक नीति थी कि जिस देश से युद्ध लड़ना है उसे आइसोलेट कर दिया जाए। तो ऑस्ट्रिया को आइसोलेट किया गया और ऑस्ट्रिया को तटस्थ किया गया। रशिया के साथ आपको मालूम है कि बिस्मार्क की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि क्रीमिया युद्ध और पोल विद्रोह को दबाने में बिस्मार्क ने रूस के प्रति अपना सहयोग दिया था। ठीक है, तो बिस्मार्क ने रूस को भी तटस्थ कर लिया और ऑस्ट्रिया की जहाँ तक बात है, ऑस्ट्रिया को पराजित जब किया गया था द्वितीय चरण में, तो वहाँ पर भी बिस्मार्क ने उसके साथ सम्मानजनक संधि करके मामूली युद्ध हर्जाना वसूला था। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया भी फ्रांस से नाराज था, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इटली को भी बिस्मार्क ने अपनी कूटनीतिक जाल में फंसा लिया। बिस्मार्क ने इटली को बताया कि जब प्रसा और फ्रांस के बीच में युद्ध होगा तो फ्रांस क्या करेगा, रोम से अपनी सेना वापस बुलाएगा और तब इटली क्या करेगा, रोम पर आक्रमण कर देगा। ठीक है बच्चों, इटली का जब एकीकरण हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि रोम अत्यंत जरूरी था इटली के एकीकरण के लिए, और रोम पर कब्जा किसका था, फ्रांस का था। ठीक है, तो बिस्मार्क ने इटली को बोला कि जब फ्रांस और प्रसिया के बीच में युद्ध होगा
और फ्रांस अपनी सेना रोम से वापस बुलाएगा, तब इटली क्या करेगा, रोम पर आक्रमण कर देगा। हुआ ऐसा ही। ठीक है, स्पेनिश उत्तराधिकार के प्रश्न पर युद्ध शुरू हो गया, ये मैंने अभी अभी बताया। सेडान का युद्ध होता है बच्चों, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ और इसमें फ्रांस की पराजय हुई, फ्रांस की हार हुई। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, जिसके तहत मेट्स, एल्सास और लोरेन का प्रांत प्रसिया को मिला। किसने दिया? फ्रांस ने दिया। ठीक है, और इससे दक्षिणी राज्यों का एकीकरण संपन्न हो गया। और इस तरह से क्या हुआ बच्चों कि जो दक्षिणी राज्य थे उनमें राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी राज्य भी जर्मन संघ में शामिल हो गए और इस तरह जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया।